अब थ्योरी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थ्योरी में जो है ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये पढ़ाना ज़रूरी था क्योंकि अगला जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना तो इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, इसलिए इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आएगा तभी अगला चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। प्रसव पूर्व सेवाओं के उद्देश्य और लक्ष्य। ठीक है, तो प्रसव के पूर्व कौन कौन सा सेवा दिया जाता है, उसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर में यही सब पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिर देखिए, अर्थात गर्भावस्था के दौरान स्त्री का संपूर्ण निरीक्षण, जिसमें कि प्रतिरक्षण एवं सलाह दोनों शामिल है, प्रसव पूर्व देखभाल कहलाता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रसव पूर्व देखभाल किसे कहते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान स्त्री का जितना भी निरीक्षण होता है, निरीक्षण मतलब क्या कि उसको टीका लगा कि नहीं, जो जांच हुआ वो हुआ कि नहीं, क्या क्या आप सलाह दी, वो सारा कुछ निरीक्षण में आता है। तो इसी को हम लोग प्रसव पूर्व देखभाल बोलेंगे। ठीक है, कि उसको टीका लगा कि नहीं, उसका जांच हुआ कि नहीं समय से, ये सारा कुछ प्रसव पूर्व देखभाल हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्या बोल रहा है कि यह गर्भावस्था प्रारंभ होते ही शुरू कर दी जाती है एवं प्रसव होने तक प्रदान की जाती है। जितना भी सेवा है ये जब भी गर्भावस्था शुरू होता है तभी से ये शुरू हो जाता है, जब तक कि प्रसव नहीं हो जाए। ठीक है, चलिए इसमें कुछ समझने वाली ज़्यादा बात नहीं है, बस इसको एक बार जो है रीडिंग कर लेना है। अब देखिए एंटीनेटल केयर यानी प्रसव पूर्व देखभाल। प्रसव पूर्व देखभाल में 2 अवयव होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा अवयव है वो हम लोग जानेंगे। फर्स्ट है रोगी का परीक्षण करना एवं इतिवृत्ति लेना। इतिवृत्ति लेना मतलब इसका हिंदी हो गया, हम लोग हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, उसका हिस्ट्री लेंगे कि आखिर जो भी आपके पास आई है गर्भवती महिला, उसका तो सबसे पहले परीक्षण करना है। उसके बाद परीक्षण करने के बाद उसका सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद उसका परीक्षण करेंगे। हिस्ट्री में लेंगे कि आखिर जो है वो कितना नंबर की ग्रेविडा है। ठीक है, उसके पहले उसकी जो भी है एबॉर्शन हुआ है कि नहीं, या फिर उसका बच्चा जो है जिंदा है कि नहीं, कि क्या है, ये सारा कुछ हिस्ट्री लेंगे। या फिर जो भी जन्मजात रोग है, या फिर जो भी ये है डायबिटीज, ये सारा कुछ का हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए क्या बोल रहा है कि गर्भवती स्त्री को दी जाने वाली सलाह। उसके बाद एंटीनेटल केयर में ये आता है कि आप लोग क्या क्या सलाह दी। ठीक है, यही 2 मुख्य अवयव है, रोगी का परीक्षण करना और उसका हिस्ट्री लेना। ठीक है, और उसके बाद उसको सलाह देना, उसको क्या क्या सलाह देना है। ठीक है, संतुलित आहार लेना है, कैसे साफ सफाई रखना है, ये सारा कुछ जो है एडवाइस देना है। ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे आगे। ठीक है, तो अगला हम लोग जान लेते हैं उद्देश्य आखिर क्या क्या है। ठीक है, हम लोग अभी ऊपर जाने थे कि उसका हम लोग उद्देश्य, अभी ये चैप्टर का नाम ही है प्रसव पूर्व सेवाओं के उद्देश्य। ठीक है, तो हम लोग उद्देश्य जानेंगे कि आखिर जो है प्रसव पूर्व जो हम लोग सेवा दे रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य है ये हम लोग जानेंगे। स्त्री को प्रसव पूर्व सेवाएं प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य। चलिए, सामान्य गर्भावस्था को बनाए रखते हुए स्वस्थ माता से स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना सबसे पहले ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, प्रसव पूर्व जो देखभाल हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है कि गर्भावस्था यानी कि जो भी माँ है और शिशु है दोनों का जन्म जो है सुनिश्चित रखना। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। प्रसव पूर्व जो भी सेवाएं दी जाती है उससे हमारा प्रथम उद्देश्य यही है कि माँ और बच्चे दोनों का स्वस्थ जो है वो जीवन हो। ठीक है, स्वस्थ शिशु का जन्म हो। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग जानते हैं लक्ष्य क्या है, यानी एम्स क्या है।
प्रसव पूर्व जो भी सेवाएं देते हैं उसका लक्ष्य क्या है, ये हम लोग जानेंगे। प्रसव पूर्व सेवाओं के लक्ष्य, इसके निम्न लक्ष्य है। ठीक है, क्या क्या लक्ष्य है ये अब हम लोग जानेंगे। हाई रिस्क वाली गर्भावस्था का शीघ्र पता लगाना। अब हाई रिस्क क्या है, ठीक है, इसको जो है HRP, शॉर्टकट में HRP भी बोलते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है, इसका याद रखिएगा। आप लोग को नहीं पता है तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि HRP क्या है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, तो ये HRP क्या है, इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी महिलाएं आएंगी, ये आप लोग लिख लीजिए। इसमें जो है सबसे पहला जिसका जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, वो स्त्री आती है। या फिर जो है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम हो, बहुत ज़्यादा कम यानी कि 4 फुट से कम हो, वो भी आती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। या फिर जिसका पहले से एबॉर्शन ही हुआ हो, या फिर जो है पहले कोई स्टिल बर्थ जन्म दी हो, ये सारे की जितनी भी महिलाएं हैं ये हाई रिस्क में आती है। ठीक है, तो उसका पता लगाना हमारा सबसे पहले ये लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, ये लक्ष्य जो है हम लोग ऊपर अभी यहाँ पे देखें कि 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग लक्ष्य देखें, यहाँ पे हम लोग क्या देखें, रोगी का परीक्षण करना एवं इतिवृत्ति लेना। तो जब हम लोग हिस्ट्री जब उसका लेंगे, तो जब हिस्ट्री लेंगे तभी ये हमारा जो लक्ष्य है, पहला लक्ष्य है, वो पता चल जाएगा। ठीक है, HPR जो भी फीमेल है उसका पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग जानते हैं, अगला क्या है कि गर्भावस्था के दौरान प्रकट होने वाली जटिलताओं का शीघ्र पता लगाना एवं उचित उपचार। ठीक है, उचित उपचार उसको देना। गर्भावस्था के दौरान जो भी जटिलताएं हैं, तो जटिलताएं क्या क्या आ सकती है, जैसे कि उसका हीमोग्लोबिन कम हो। ठीक है, या फिर अब ये सारा जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ रही है, तो ये सारी कुछ जो भी है तो ये गर्भावस्था के दौरान जटिलता पैदा करेगी, तो इसका तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका पता लगाना भी हमारा लक्ष्य प्रसव पूर्व सेवाओं का। ठीक है, प्रसव पूर्व जब सेवा देंगे तो इससे हमारा जो है जटिलता का पता लगेगा और उसको हम उचित उपचार प्रदान कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए क्या बोल रहा है कि गर्भावस्था के दौरान माता को यथासंभव अधिकतम देखरेख प्रदान करना। जो भी गर्भावस्था के दौरान अगर कोई भी उसको जटिलताएं होती है या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो उसको अधिक देखरेख प्रदान करना, ये हमारा लक्ष्य है तीसरा। उसके बाद चौथा हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना। ठीक है, जब हम लोग उसका एग्जामिनेशन करेंगे, परीक्षण करेंगे तो मान लीजिए उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन कम है तो उसको हम लोग सलाह देंगे उसको क्या क्या खाने के लिए जिससे कि हीमोग्लोबिन उसका बढ़े। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो यानी कि उसका स्वास्थ्य स्तर ऊंचा उठेगा, जिससे कि जो भी गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं होंगी वो कम हो पाएगी। कैसे कम हो पाई, ये प्रसव पूर्व सेवाओं के कारण ही कम हो पाया। ठीक है, तो प्रसव पूर्व सेवा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए एक बार और इसको ओवरऑल पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसके लक्ष्य हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली गर्भावस्था का शीघ्र पता लगाना। हाई रिस्क प्रेगनेंसी आप सभी को पता चल गया कि क्या है। ठीक है, तो उसका पता लगाना ये हमारा लक्ष्य है। अगला लक्ष्य है गर्भावस्था के दौरान प्रकट होने वाली जटिलताओं का शीघ्र पता लगाना एवं उपचार करना। ठीक है, जो भी जटिलताएं हैं उसका उपचार करना, ये हमारा लक्ष्य है। उसके बाद तीसरा लक्ष्य है गर्भावस्था के दौरान माता को यथासंभव अधिकतम देखरेख प्रदान करना। उसके बाद जो है अगला है गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना, ये सब हमारा लक्ष्य है। चलिए आप लोग को समझ में आया, सभी लोग बताइए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ताकि अगला जो भी हमारा लक्ष्य है वो हम लोग पढ़ेंगे।
तो सभी लोग बताइए कि समझ में आया कि नहीं, ताकि अगला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये जो है थोड़ा सा इजी है। उसके बाद ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अगला चैप्टर जो है इसी से रिलेटेड है, इसीलिए इसको पढ़ाना पड़ रहा है। तो चलिए, अब समझ में आ गया, तो अगला हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है कि माता को गर्भावस्था के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करना, जो भी जानकारी देना है, ठीक है, कैसे क्या चीज़ करना है, ये सारा कुछ एक्सरसाइज करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, ठीक है, आयरन कैल्शियम, ये सारी जानकारी जो है प्रदान करना प्रसव पूर्व सेवाओं का लक्ष्य है। ठीक है, अगला है संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। ठीक है, संस्थागत प्रसव यानी कि संस्था, यानी कि जहाँ पे भी आप लोग मान लीजिए कि एनएम का कहाँ पे पोस्टिंग रहता है, सब सेंटर पे, तो सब सेंटर पे तो मतलब कि ये नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बेड तो होता है, लेकिन और सारी जितनी भी व्यवस्था है वहाँ पे नहीं होता है। तो जैसे कि पीएचसी हो गया या फिर सीएचसी हो गया, तो वहाँ पे डिलीवरी हो, इसके लिए प्रोत्साहित करना। तो कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि जो भी वहाँ पे जो भी लाभार्थी है यानी गर्भवती महिला हो, उसको क्या क्या वहाँ पे लाभ मिलेगा, ये सारा कुछ जब लाभ उसको बताएंगे तो वो प्रोत्साहित होगी और वहाँ पे जाके वो डिलीवरी कराएगी। तो उसको वहाँ पे प्रोत्साहित करना भी हमारा प्रसव पूर्व लक्ष्य है। जो प्रसव पूर्व लक्ष्य ये भी है, ठीक है, संस्थागत प्रसव। तो उसको हम लोग कैसे प्रोत्साहित करेंगे, जब भी टीटी लेने आ रही है या फिर प्रसव पूर्व का जो जांच होता है, एनसी जांच होता है, वो उस टाइम आ रही है, तो उस टाइम उसको प्रोत्साहित करना है कि वो जो है संस्थागत प्रसव ही कराए, प्राइवेट प्रसव नहीं कराए। ठीक है, अगला देखते हैं, गर्भवती माता को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रसव हेतु तैयार करना। ठीक है, गर्भवती स्त्री को सबसे पहले जो है उसको मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से तैयार करना, ये भी हमारा लक्ष्य है। ठीक है, उसको सांत्वना देना, ठीक है, कि जो भी प्रसव पूर्व में जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी में, ये सारा कुछ उसको बताना। तो वो जब उसको जानकारी रहेगा तो वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वो तैयार रहेगी, दोनों तरह से वो बेफिक्र हो जाएगी। अगला हम लोग जानते हैं अगला क्या लक्ष्य है, माता को परिवार नियोजन एवं चिकित्सीय गर्भ समापन के बारे में जानकारी देना। ठीक है, फैमिली प्लानिंग तो आप सभी को पता होगा कि फैमिली प्लानिंग क्या है, तो उसके बारे में जानकारी देना, फैमिली प्लानिंग के बारे में जानकारी देना। जैसे कि अब अगला बच्चा, पहला तो बच्चा हो गया, अगले बच्चे के बीच कम से कम 3 साल की गैप हो, ये सारा कुछ क्या हो गया, फैमिली प्लानिंग में आएगा। उसके बाद आगे हम लोग जानते हैं एमटीपी के बारे में जानकारी देंगे। तो एमटीपी के बारे में जब हम लोग को जानकारी रहेगा तभी तो हम लोग उसको जानकारी देंगे। तो आप लोग सबसे पहले एमटीपी का फुल फॉर्म बताइए, एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग का आंसर आना चाहिए। एमटीपी बहुत बार बताया गया है आप लोगों को, तो सभी लोग बताइए एमटीपी क्या है, फुल फॉर्म बताइए। तो चलिए आंसर आ रहा है मेडिकेस। देखिए इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दे रहा है, जिन लोगों को भी नहीं पता तो आप लोग लिख लीजिए, मेडिकेस टर्मिशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकेस टर्मिशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया एमटीपी का। जिनको भी नहीं पता है तो आप लोग लिख लीजिए, मेडिकेस टर्मिशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि 20 सप्ताह इसमें टाइम रहता है, 20 सप्ताह। उससे पहले जो है अगर मान लीजिए उससे जो है माँ को खतरा है या फिर बच्चा को कुछ शर्त है, आगे बताएंगे, उस शर्त में जो है प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं एमटीपी एक्ट के तहत। ये एक्ट जो है कब लाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर एक्ट पूछे कि किस एक्ट,
तो एक्ट जो है 1971 के तहत लाया गया, लेकिन लागू कब किया गया? लागू किया गया अप्रैल जो है 1972। ठीक है, अगर एक्ट पूछे तो 1971 आप लोग बताइएगा। 1971 एक्ट के तहत जो है इसको जो है लाया गया, लेकिन लागू कब किया गया? अप्रैल 1972। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक्ट अगर पूछेगा तो 1971 के द्वारा, ठीक है, इसको मान्यता प्राप्त हुआ, लेकिन लागू कब से हुआ? अप्रैल 1972। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि एमटीपी जो है आखिर किस कंडीशन में करा सकते हैं, तो किस कंडीशन में? पहला तो 20 सप्ताह जो है उस 20 सप्ताह से पहले होना चाहिए। ठीक है, 20 सप्ताह के बाद एमटीपी नहीं होगा। और किस कारण से हो सकता है? तो देखिए, कोई भी मान लीजिए कोई कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रहा है, जैसे कि हो गया आप लोगों का आईयूसीडी, ये फेल हो गया, तभी भी एमटीपी हो सकता है। ठीक है, आईयूसीडी के फेल हो जाने से। दूसरा कंडीशन ये है कि उससे अगर माँ को कोई दिक्कत हो रही हो, तभी भी एमटीपी हो सकता है। और उसके बाद और भी है, जैसे कि बच्चा को कोई जन्मजात रोग हो, तभी भी एमटीपी हो सकता है। बहुत सारा ऐसे और भी कारण है, तो एमटीपी ये सारे कारण से भी हो सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, या फिर रेप के केस में भी एमटीपी होता है। तो एमटीपी आप लोग को समझ में आ गया। जिन लोगों को भी नहीं पता होगा तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा है, एमएमआर और आईएमआर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, एमएमआर और आईएमआर। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, मदर मोर्टलिटी रेट। एमएमआर का फुल फॉर्म मदर मोर्टलिटी रेट, और आईएमआर का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट और मदर मोर्टलिटी रेट, ये दोनों फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए। तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना, कैसे कम करना? तो जो भी जटिलताएं हैं तो वो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, उसको पहचान लिए, तो उससे मृत्यु दर और माता और शिशु दोनों का कम हो जाएगा ना। तो ये हमारा लक्ष्य ये भी पूरा हो जाएगा। कैसे? प्रसव पूर्व से ही ये सारा लक्ष्य हम लोग का पूरा हो रहा है। अगला हम लोग जानते हैं, अगला आखिर क्या है? गर्भवती स्त्री के साथ विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करना। आखिर कोई गर्भवती महिला आखिर आपकी बात क्यों मानेगी आपकी बात? तो जब आप लोग उसका जो है उसके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखिएगा, उसको विश्वास दिलाइएगा कि नहीं आप उसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा जो है सलाह दे रहे हैं, तभी आपकी बात मानेगी। तो उसके साथ अच्छा संबंध स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या है? प्रसव पूर्व का लक्ष्य है। प्रसव पूर्व जो भी हम लोग उसको दे रहे हैं सेवा, तो ये इसका सारा कुछ हम लोगों का लक्ष्य हो गया। ठीक है, इससे कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग ऐसे भी अपने कॉमन सेंस से भी आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसका जो है हम लोग आगे जानते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? लक्ष्य आप लोग को क्या क्या लक्ष्य है, आप लोग बताइए कि समझ में आया है कि नहीं लक्ष्य। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रसव पूर्व जो देखभाल है उसमें किया जाने वाला कार्य। आखिर हम लोग कार्य क्या क्या करते हैं, ठीक है, उसके उद्देश्य क्या है, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे। इससे पहले आप लोग बताइए कि ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया लक्ष्य। अब हम लोग कार्य जानेंगे कि प्रसव पूर्व में किए जाने वाले कौन कौन से कार्य हैं, हम लोग क्या क्या कार्य करेंगे अगर कोई गर्भवती महिला आ गई तो। ठीक है, चलिए प्रारंभिक आकलन। सबसे पहला जो है आकलन जो है हम लोग क्या क्या करेंगे तो वो जान लेते हैं। यह कार्य प्रथम मुलाकात पर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती स्त्री को मातृ सेवाओं से परिचित कराना। सबसे पहला हमारा कार्य यह है कि सबसे पहले जब वो आती है आपके पास,
तो जब भी सबसे पहले आती है वो गर्भवती महिला, उसको आप क्या क्या सेवाएं देंगी, जो भी सेवाएं हैं उस सारी सेवाओं के बारे में उसको बताना, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले कार्य है। जो भी गर्भवती महिलाएं आई तो वो क्या क्या सेवाएं ले सकती है, क्या क्या उसको लाभ मिलेंगे यहाँ से आपके पास से, वो सारा चीज़ से आप लोगों को परिचित कराना है। उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, वो परिचित कराने से क्या क्या लाभ होगा, ठीक है, क्या क्या आप लोग परिचित कराइएगा, तो ये हम लोग जानेंगे। चलिए, प्रारंभिक आकलन के निम्न उद्देश्य है, ठीक है। क्या उद्देश्य है, आखिर आकलन कीजिएगा तो उससे क्या क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए, गर्भवती स्त्री के सामान्य स्तर की जांच, स्वास्थ्य स्तर की जांच करना। सबसे पहले वो आई तो आप लोग उसका स्वास्थ्य स्तर की जांच कीजिएगा। स्वास्थ्य स्तर में क्या क्या आता है, जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, शुगर, ये सारा चीज़ जितना भी टेस्ट है वो सब जांच करना, ठीक है। रक्तदाब, आयतन एवं रक्त में उपस्थित पदार्थों की मात्रा का पता लगाना, ठीक है। रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, रक्त का आयतन कितना है, रक्त में उपस्थित पदार्थ की मात्रा यानी कि क्या, रक्त में क्या क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन, जैसे कि आयरन की मात्रा ही ना हीमोग्लोबिन बताता है। फिर प्लेटलेट्स होता है, ये सारा कुछ, जैसे कि RH फैक्टर हो गया या फिर ब्लड ग्रुप हो गया, तो ये सारा रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो इन सारी पदार्थों का पता लगाना भी हमारा उद्देश्य है, ठीक है। गर्भाशय की वृद्धि का आकलन करना, गर्भाशय की वृद्धि का हम लोग आकलन करेंगे कि आखिर उसका गर्भाशय जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, स्त्री से इतिहास ग्रहण द्वारा रिस्क फैक्टर की जांच करना। स्त्री से हम लोग हिस्ट्री जानेंगे, ठीक है। उसका पहला जो है बच्चा है कि दूसरा बच्चा है, अगर दूसरा बच्चा है तो पहला बच्चा जीवित है कि नहीं, या फिर उसके पहले उसका एबॉर्शन हुआ है कि नहीं, या फिर उसका क्लिनिकल हिस्ट्री, ठीक है, उसके जो भी फैमिली है उसका कोई जो है कोई जन्मजात रोग है कि नहीं, ये सारा कुछ डिटेल उससे हम लोग मांगेंगे, ठीक है। अगला उसके बाद क्या हम लोग जानते हैं, स्त्री से एक विश्वासपूर्ण स्थापित करना। जब तक वो विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक की कोई भी बात नहीं बनेगी। तो देखिए, जब भी हम लोग हिस्ट्री लेंगे तो क्या क्या लेंगे ये हम लोग अब जानेंगे, आखिर क्या क्या हिस्ट्री में लेंगे, ठीक है। अगर कोई महिला आती है तो उसका क्या लेना है, हिस्ट्री लेना है, तो आखिर हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या लेंगे, तो उसका नाम हम लोग जानेंगे, उसका एज पूछेंगे, ठीक है, एज लिखेंगे, हस्बैंड नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस, रिलीजन यानी धर्म, ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड क्या करते हैं, ठीक है, उनका व्यवसाय क्या है, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आता है। आखिर उसका शादी कब हुआ था, अगर ज़्यादा साल हो गया है शादी और ज़्यादा साल के बाद अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तो ये भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ही आता है, ठीक है। तो वो ऐसी फीमेल को भी चिन्हित करना है। तो ये सारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब तक कि हम लोग उसका हिस्ट्री नहीं लेंगे तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग तो उसका हिस्ट्री ले लिए, उसके बाद जब इसका हिस्ट्री ले लिए उसके बाद वो अगर महिला आई है गर्भवती तो उसके पास भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके पास उसके मन में भी कुछ क्वेश्चन होगा पूछने के लिए, या फिर उसके पास जो दिक्कत होगी वो तो आप लोग को बताएगी ही, तो उसकी शिकायतें क्या हो सकती है, ठीक है, ये हम लोग अब जानेंगे। जैसे कि इनोसोमिया, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, पेन ऑफ यूरिनेशन ऑफ अल्बा, ठीक है, अरबा, और फिर एनोरेक्सिया, ये सारा जो है वो शिकायत वो बता सकती है। तो ये जो है आप लोग को पता होगा, नोजिया मतलब वोमिटिंग, जब वो आपके पास पहली बार आएगी, ठीक है, तो आप लोगों को
पता है कि पहला जो ट्राइमेस्टर होता है, पहला ट्राइमेस्टर कब होता है? 0 से 28 सप्ताह पे। तो उसको नौजिया वो फील करती है, ठीक है। यानी कि वोमिटिंग का मन तो होता है लेकिन वो वोमिटिंग नहीं कर पाती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज उसको हो सकता है। और क्या हो सकता है? हाँ चलिए, ये एक इंसोम्निया छूट गया था। इंसोम्निया मतलब थकावट महसूस होना, ठीक है। उसको जो है हमेशा थकावट सा महसूस होगा, तो वो इसका भी शिकायत करेगी। ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अगर इंसोम्निया मतलब क्या होता है आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग लिख लीजिए थकावट महसूस होना, ठीक है। थकावट महसूस होना होता है इंसोम्निया मतलब। नौजिया मतलब तो आप सभी को पता है, कॉन्स्टिपेशन में भी मतलब पता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं पेनफुल यूरिनेशन ऑफ अर्बा, ठीक है। इसमें क्या होता है, यानी इसका मतलब हुआ पेशाब में जलन, यानी पेशाब में जलन हो रहा है। तो आप लोग उसको क्या सलाह दीजिएगा? पेशाब में जलन हो रहा है तो उसको आप लोग बोलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए, या फिर जो भी तरल खाद्य पदार्थ है ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने के लिए। एनोरेक्सिया यानी कि जब भी खाना खाए तो इसमें क्या होता है ना, जब भी खाना खाए ना तो मतलब कि वो खाना जो है, खाना जैसे ही खाए उसके बाद जो है वोमिटिंग होने लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी वो शिकायतें जो है वो लेकर आपके पास आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको ये सारी बातें अवगत कराइएगा कि ये जो है नॉर्मल चीज़ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। और जो भी सलाह देना है वो सलाह आप लोग दीजिएगा। या फिर अब आप लोग जो है उसका अगला अब हम लोग जानेंगे कि क्या इसको आप लोग को समझ में आया ना। इंसोम्निया मतलब क्या हुआ, नौजिया मतलब कॉन्स्टिपेशन, ये सारा कुछ आप लोग लिख लीजिए, नहीं पता है तो, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, तो अब अगला जानते हैं। आखिर जो है वर्तमान रोग का भी वो शिकायत कर सकती है, जो भी उसके पास रोग है तो वो रोग भी बता सकती है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। आखिर जब वो रोग बताएगी तो अब हम लोग क्या क्या उसका हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। क्या क्या हिस्ट्री लेंगे, क्या क्या पूछेंगे, ठीक है। इसमें वर्तमान में उपस्थित रोग के बारे में निम्न सूचनाएं प्राप्त की जाती है, ठीक है। उससे पूछेंगे कि अभी कोई रोग तो नहीं है, या फिर जो भी शिकायत हो वो तो बताएगी, तो वो शिकायत बताएगी तो उसके अकॉर्डिंग रोग का पता चल जाएगा। अगर रोग का पता चल गया, ठीक है, या फिर जो टेस्ट कराई है उससे पता चल गया, तो उसके बाद हम लोग उससे क्या पूछेंगे, क्या क्या जानकारी लेंगे। सबसे पहला जो है उत्पन्न होने का समय, वो रोग कब उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसका समय पूछेंगे, उसका अवधि, ठीक है, कि कब से उत्पन्न हुआ है। और फिर गंभीरता को जो भी है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या उसकी गंभीरता है, उसको क्या क्या हो रहा है, ये सारा कुछ लिया गया। उपचार, वो क्या उपचार ली है, क्या ले रही है, उसका परिणाम क्या आ रहा है। अगर वो उपचार ले रही है तो वो उसकी स्थिति में सुधार आ रही है कि नहीं, ये सारी डिटेल जो है हम लोग हिस्ट्री उस गर्भवती महिला से लेंगे। उसके बाद जो है ये देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बस ये जो चैप्टर है रिलेट है अगला चैप्टर से, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब वर्तमान गर्भावस्था के बारे में हम लोग क्या क्या सूचना लेंगे उससे, ठीक है। इसमें निम्न बिंदु सम्मिलित है। क्या क्या सूचना लेंगे, देखिए फर्स्ट जो है किसी प्रकार की उसको जटिलता तो नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, ये सारी जो है हम लोग हिस्ट्री उससे लेंगे। उसके बाद प्रीवियस एंटीनेटल विजिट, प्रीवियस जो है वो कब, पिछला कब विजिट, एंटीनेटल यानी प्रसव पूर्व विजिट जो है वो कब की है उसके बारे में पूछेंगे। यानी किसी
प्रकार का ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है, एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग, ये उससे पूछेंगे कि किसी प्रकार का ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। या फिर इम्यूनोग्लोबिन स्टेटस, ठीक है, प्रतिरक्षण के बारे में सूचना, जो भी टेस्ट हुआ है तो उससे उसके प्रतिरक्षण के बारे में पता चलेगा, किसी प्रकार का रोग तो नहीं है। तो ये सारी डिटेल हम लोग जो है हम लोग को उस गर्भवती महिला से लेना है। अब हमारा आता है ई नंबर, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या जानेंगे, ठीक है, क्या क्या उससे पूछेंगे। तो देखिए, एक से अधिक बार गर्भवती होने वाली स्त्री के लिए ही महत्वपूर्ण है। जो ये ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, यानी जो पहली बार जो है गर्भवती हुई है उसके लिए नहीं है, ठीक है, वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है, तीसरी बार, यानी एक से अधिक बार अगर गर्भवती हुई है उसके लिए ही ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जीवित शिशुओं की संख्या, चूँकि वो जब दूसरी बार माँ बनी रहेगी तभी वो जीवित शिशुओं की संख्या बता पाएगी। फिर बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो कैसा है, टीकाकरण हुआ है कि नहीं, शिशुओं के मध्य अंतराल हम लोग पूछेंगे, ठीक है। अंतिम प्रसव तिथि पूछेंगे कि कब हुआ था, किस प्रकार की जटिलता है कि नहीं, ये सारा कुछ जानेंगे। तो देखिए, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, तो इस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगला है हम लोग का F नंबर, मासिक धर्म संबंधी जानकारी प्राप्त उससे करेंगे, ठीक है। मासिक धर्म के बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे, ये हम लोग अब जानेंगे। सामान्य अवधि यानी कितने दिनों तक पीरियड रहता है, ये हम लोग जानेंगे। होने वाले रक्तस्राव की मात्रा, यानी ब्लीडिंग जो है उसको हेवी नहीं हो रहा है कि बहुत कम मात्रा में हो रहा है, तो ये सारी मात्रा उससे पूछेंगे। दर्द होता है कि नहीं, ये भी पूछेंगे। अंतिम मासिक चक्र की प्रथम तिथि, यानी अंतिम मासिक चक्र की प्रथम तिथि यानी LMP उससे पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आता है कि आखिर परीक्षण क्या क्या करेंगे, इसके उसका एग्जामिनेशन क्या क्या करेंगे। अगर प्रसव पूर्व वो आती है आपके पास तो आप लोग क्या क्या परीक्षण कीजिएगा। देखिए, प्रसव पूर्व देखभाल में इतिहास संग्रहण के साथ स्त्री से संबंधित कुछ परीक्षण भी किए जाते हैं, जिनमें कुछ इसके स्वास्थ्य स्तर एवं वर्तमान स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त है। यह परीक्षण निम्न है। देखिए, कोई भी अगर गर्भवती महिला आती है तो इतिहास तो उसका, यही हिस्ट्री तो हम लोग उसका जानेंगे, साथ में उसका कुछ परीक्षण भी करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या क्या हम लोग करेंगे ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, सामान्य परीक्षण, फिजिकल यानी उसकी शारीरिक स्थिति हम लोग जानेंगे। सबसे पहले उसका पोषण के बारे में जानेंगे, वो कैसा न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है, संतुलित आहार लेती है या नहीं, मोटापन, मोटा है कि नहीं, ठीक है, ज़्यादा वेट भी अगर उसका है तो भी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है, ठीक है। तो वो मोटापन है कि अच्छी है कि मध्यम है कि औसत है या फिर पतलापन है, ठीक है। उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, मोटापन है कि अच्छी है कि या फिर मीडियम है, औसत है, पतलापन है, क्या है, ये सारी स्थिति हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया शारीरिक स्थिति। उसकी हाइट जो है, हाइट भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि हाइट भी बहुत ही ज़रूरी रहता है आइडेंटिफाई करना। अगर ज़्यादा हाइट है तो भी दिक्कत है, अगर कम हाइट है तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो उसका वज़न जो है, ऊंचाई के बारे में हम लोग जानेंगे। ऊंचाई के अकॉर्डिंग भी वेट भी होता है, ठीक है। उसकी लंबी कद है कि अधिक है कि मध्यम है कि औसत है कि छोटा कद है या फिर कम है। तो ये ऊंचाई के बारे में बोल रहा है कि ऊंचाई कैसी है। उसके बाद त्वचा का रंग, त्वचा का रंग कैसा है, ये सारा कुछ डिटेल हम लोग उससे लेंगे। उसके बाद उसका गर्दन हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे।
गर्दन में हम लोग क्या देखेंगे भाई कि उसको घेंघा रोग, ये सारा कुछ कि थायराइड ग्रंथि के लिए थायराइड ग्रंथि जो है वो फूली है कि नहीं। थायराइड ग्रंथि फूली हुई होगी तो यानी उसका जो है उसको घेंघा रोग बोलेंगे। थायराइड ग्रंथि ही तो फूलती है तो घेंघा रोग हो जाता है। तो गर्दन में बस यही हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग ब्रेस्ट पे। ठीक है, ब्रेस्ट पे हम लोग क्या क्या देखेंगे, स्किन कंडीशन देखेंगे, उसका साइज, किसी प्रकार का गांठ तो नहीं है, और निप्पल की स्थिति। ठीक है, निप्पल फटी तो नहीं है। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग ब्रेस्ट में एग्जामिनेशन करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे, बस आप लोग कमेंट नहीं कीजिए, बस सुनते जाइए। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग उसका बीपी देखेंगे, उसका टेम्परेचर देखेंगे, पल्स और रेस्पिरेशन देखेंगे। सभी लोग बताइए तो नॉर्मल बीपी कितना होता है। सभी लोग अब बताइए कमेंट में कि आखिर नॉर्मल बीपी कितना होता है। 120/80 बहुत ही अच्छा आंसर है। टेम्परेचर बताइए, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में, हमको आप लोग बताइए। ठीक है, सेल्सियस में कितना होता है, सेल्सियस और केल्विन दोनों में बताइए, क्योंकि फ़ारेनहाइट में सबको पता रहता है। तो आप लोग सेल्सियस और केल्विन में बताइए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए फ़ारेनहाइट तो सब लोग रट के जाएंगे, लेकिन अगर एग्ज़ाम में केल्विन में दे दे या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में तो आप लोग क्या बताइएगा। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर आ रहा है 310। केल्विन में अगर पूछे तो 310, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस आप लोग बताइएगा। ठीक है, उसके बाद पल्स और रेस्पिरेशन भी हम लोग उसका देखेंगे कि कितना है, नॉर्मल है कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या एग्जामिनेशन करेंगे, इम्पोर्टेंट उदर एब्डोमेन। ठीक है, उसका आकार। ठीक है, किसी प्रकार की शल्य क्रिया का चिन्ह तो नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर दूसरा बच्चा है तो उसको जो है, मान लीजिए कि वो पहला बच्चा जो है ऑपरेशन से हुआ है, तो फिर जो दूसरा बच्चा है तो उसका बहुत कम कंडीशन में है, नॉर्मल जो है होने की चांस रहता है। तो अगर आप लोग के पास नहीं हो ऐसा चांस तो आप लोग क्या कीजिएगा, रेफ़र कीजिएगा। गर्भाशय की ऊंचाई हम लोग जानेंगे, ये सारा कुछ एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद वेजाइना का हम लोग निरीक्षण करेंगे। ठीक है, दोनों हाथों द्वारा परीक्षण करेंगे ग्लव्स पहन के। उसके बाद स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ योनि एग्जामिनेशन में ही आता है, वेजाइना का परीक्षण में ही आता है। ठीक है, उसके बाद रक्त में हम लोग क्या क्या परीक्षण करेंगे, तो जैसे सुविधा होगी उसके अकॉर्डिंग। तो रक्त में क्या क्या हम लोग परीक्षण करते हैं, हीमोग्लोबिन का, आरएच फैक्टर का, रक्त समूह ब्लड ग्रुप का। ठीक है, उसके बाद रक्त शर्करा का कितना स्तर है, एलिजा टेस्ट करेंगे, VDRL टेस्ट। एलिजा किसके लिए होता है, सभी लोग कमेंट में बताइए तो। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग जो है फुल नेम ज़रूर याद कर लीजिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बे एसिड। ठीक है, एलिजा का फुल फॉर्म पूछता है, VDRL का भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारा PDF आप लोग को मिल जाएगा, तो ये आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मिल जाएगा। फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। तो एलिजा टेस्ट देखिए एड्स के लिए किया जाता है। ठीक है, एड्स के लिए किया जाता है। और VDRL देखिए, VDRL किसके लिए किया जाता है, VDRL का फुल फॉर्म आप लोग पढ़िए, ये वेनेरियल डिजीज रिसर्च लैब, वो बीमारी के बारे में पता लगाता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट ही ये भी एक प्रकार का है, जिससे कि कोई घाव फुंसे ये सब के बारे में भी ये VDRL टेस्ट से पता चलता है। ठीक है, उसके बाद मूत्र में हम लोग क्या क्या टेस्ट करेंगे। मूत्र में अगर हम लोगों का एग्जामिनेशन मूत्र का हो रहा है तो उस गर्भवती स्त्री का हो रहा है
तो उसमें एचसीजी हार्मोन का मात्रा कितनी है, ठीक है, प्रोटीन मात्रा कितनी है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी तो आप लोग सभी को पता है कि वो क्या है, वो प्रॉब्लम वाली बात है। शर्करा की भी मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या है, मवाद कोशिकाएं की संख्या कितना है, ये सारा कुछ मूत्र में एग्जामिनेशन के दौरान हम लोग को पता चलेगा। उसके बाद उस स्त्री का जो है हम लोग क्या, एक विशिष्ट परीक्षण, स्पेशल एग्जामिनेशन में उसका क्या क्या चेक होगा, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी। ये एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी, इससे जो बच्चा है वो स्वस्थ है कि नहीं, जो है उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ये सारे चीज़ें जो है इन दोनों से पता चल जाएगा। उसके बाद सीरम टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डॉपलर ऑफ एफएसएच, यानी कि भ्रूण का जो है वो गति है कि नहीं, भ्रूण का गति हो रहा है कि नहीं, आखिर हो रहा है तो वो अच्छा प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं। एफएचएस का फुल फॉर्म सब लोग बताइए। देखिए एफएसएच से क्या पता चलता है, भ्रूण की धड़कन पता चलता है, ठीक है, वो कितना बार धड़क रहा है, ठीक है, ये पता चलता है। आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब आ रहा है, ये इतना समझ में आया है कि नहीं, आप लोग आंसर दीजिए तो इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं। चलिए समझ में आ गया। तो अब हम लोग जानते हैं प्रसव पूर्व सलाह। आखिर प्रसव पूर्व सलाह जो है क्या क्या देंगे, जब हम लोगों को पता रहेगा तभी ना। तो चलिए आज हम लोग जान लेंगे कि प्रसव पूर्व सलाह क्या क्या देना है। प्रसव पूर्व सलाह में वह सभी शिक्षाएं सम्मिलित की जाती है जिनसे गर्भावस्था में स्त्री स्वयं एवं शिशु की बेहतर देखभाल कर सके। प्रसव पूर्व सलाह हेल्थ एजुकेशन का ही एक रूप है जो कि विशेष क्षेत्र में सीमित होता है, ठीक है। हम लोग क्या सलाह देंगे, माँ अपने जो है कैसा देखभाल करेगी, कैसा न्यूट्रिशन लेगी, कैसे रहेगी, साफ सफाई से रहेगी, ठीक है, ये सारा कुछ प्रसव पूर्व सलाह देगी। जो भी बच्चा होगा तो उसको कैसे रखना है, शिशु की देखभाल कैसे करना है, ठीक है, आगे की क्या चीज़, उसको क्या प्लानिंग है शिशु के लिए, ये सारा कुछ सलाह उसको देंगे, ठीक है। फैमिली प्लानिंग भी ये सारा कुछ सलाह में ही आ जाता है। वो सलाह देने का हम लोगों का क्या उद्देश्य है, उससे क्या हम लोगों को बेनिफिट होगा, उस गर्भवती महिला को क्या बेनिफिट होगा, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो जानते हैं प्रसव पूर्व सलाह का मुख्य उद्देश्य गर्भवती स्त्री को स्वस्थ रखना यहाँ पे होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, छूट गया है। गर्भवती स्त्री को जो है वो स्वस्थ रखना, किस किस में स्वस्थ रखना, शारीरिक रूप से, ठीक है, स्त्री का स्वास्थ्य स्तर उन्नत बनाना, ठीक है। जब तक वो जो है अच्छा डाइट नहीं लेगी, उसको अच्छा कुछ भी सलाह नहीं पता रहेगा, कैसे क्या करना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तब तक उसका स्वास्थ्य स्तर उन्नत नहीं होगा, यानी स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक, ठीक है, साइकोलॉजिक, इसको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उसको कन्विंस करना चाहिए, ठीक है। जो है मानसिक रूप से उसको सपोर्ट देना चाहिए। भावनात्मक क्या उद्देश्य है ये हम लोग जानेंगे। भावनात्मक रूप से प्रसव हेतु तैयार करना, ठीक है, भावनात्मक यानी इमोशनल, उसको मन में ये डर पैदा नहीं होना चाहिए, उसको जो है इमोशनली सपोर्ट देंगे प्रसव के दौरान, ताकि वो प्रसव के दौरान वो जो है इमोशनली स्ट्रांग हो, ठीक है। अगला हम लोग जानेंगे स्त्री को सतत जांच का महत्व समझाना। आखिर कोई गर्भवती स्त्री है, आखिर क्यों जांच करवाएगी भाई, जब तक उसको उसका महत्व पता नहीं चलेगा, उसका फ़ायदा नहीं पता चलेगा, तब तक वो नहीं कराएगी। तो वो सब क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारा कुछ हम लोगों को बताना है प्रसव पूर्व गर्भवती स्त्री को, ठीक है। हम लोग अब सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि आखिर जो है सिद्धांत क्या क्या है। तो प्रसव पूर्व सलाह में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये अब हम लोग जानेंगे। यह स्वीकार
किए किए जाने योग्य होनी चाहिए या पहुंच में होनी चाहिए या स्त्री एवं स्थिति या समय की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर वो जब तक नहीं चाहेगी, उसकी कितनी नीड है, कितनी आवश्यकता है, उसी आवश्यकता अनुसार प्रसव पूर्व सलाह या फिर उसका देखभाल या फिर जो भी सलाह देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है, मैंने उसको डाइट के बारे में बताना, भोजन के बारे में, ठीक है। ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन यही रहता है और ज़्यादा लोग ये पूछते भी हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। प्रसव पूर्व सलाह में निम्न बिंदु सम्मिलित किए जाते हैं। फर्स्ट है भोजन पे क्या क्या हम लोग उसको सलाह देंगे। गर्भवती स्त्री को यह समझाना चाहिए कि गर्भावस्था में पर्याप्त मात्रा में भोजन लेना चाहिए, जिससे स्वयं माता एवं भ्रूण की ऊर्जा संबंधी आवश्यकता पूर्ण हो सके, ठीक है। ये तो ज़रूरी है कि जितना उसको जो है भोजन की आवश्यकता है, जितना उसको भूख लगे खाना चाहिए, ये नहीं कि भूख को दबाना चाहिए, ठीक है। जितना भूख लगे उतना खाना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, ये नहीं कि ज़्यादा भी खा लिए तो वो भी नुकसान हो जाएगा। पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, एक बैलेंस में खाना चाहिए, ठीक है, जिससे माँ और भ्रूण दोनों ही स्वस्थ रहे और भ्रूण का वृद्धि और विकास जो है अच्छा से हो सके। और भोजन आगे देख लेते हैं कैसा करना चाहिए। भोजन को आप सभी को पता है कि संतुलित आहार लेना चाहिए, जिससे कि सारी प्रकार की विटामिन और ज़रूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। अगला है स्त्री को समझाना चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान अधिक भोजन की आवश्यकता होती है एवं शरीर में होने वाले परिवर्तन एवं भ्रूण की आवश्यकता के कारण होती है, ठीक है। उस समय अधिक जो है किसकी ज़रूरत होती है, अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो जब हम लोग भोजन ज़्यादा करेंगे तब ना उसमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि उस समय जो है सिर्फ माँ को पोषण की आवश्यकता नहीं होती है, भ्रूण भी क्या होता है ना कि भ्रूण भी माँ से ही पोषण लेते रहता है। तो जब माँ जो है पोषण प्राप्त करेगी, माँ जब भोजन लेगी ज़्यादा, तब ना वो भ्रूण भी ले पाएगा और उसकी आवश्यकता भी पूरी हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उस समय ज़्यादा जो है पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। लिया जाने वाला भोजन सुपाच्य एवं हल्का होना चाहिए। इसमें पोषक पदार्थ उचित मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। हल्का भोजन होना चाहिए और सुपाच्य होना चाहिए, या ज़्यादा ऑयली या फिर मसालेदार नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके पानी पीना चाहिए और तरल पदार्थ ही लेना चाहिए, ठीक है। अगली थोड़ी थोड़ी मात्रा में एवं बार बार भोजन करना चाहिए। एक ही बार ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक ही बार ज़्यादा नहीं, एक ही बार ज़्यादा खा ले उसके बाद पता चले बहुत देर तक नहीं खाए, थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए बार बार, ठीक है। गर्भवती स्त्री को पूरक लौह युक्त आहार दिया जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि उस समय जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है कितना ज़रूरी है, उस समय कम भी होने लगता है हीमोग्लोबिन, तो उस समय लौह युक्त खाद्य पदार्थ भी खाना चाहिए। आप सभी लोग बताइए कि लौह युक्त खाद्य पदार्थ जो है वो किस किस चीज़ में पाया जाता है, सभी लोग कमेंट में बताइए। चलिए बहुत अच्छा। देखिए जितना भी हरी सब्जियां हैं ना, जैसे कि पालक है ना, सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है। जितना भी हरी पत्तेदार सब्जियां उसमें जो है विटामिन ए और लौह युक्त खाद्य पदार्थ जो है उसमें लौह जो है ज़्यादा पाया जाता है, यानी आयरन ज़्यादा पाया जाता है। अब है आराम और रेस्ट कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अब ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। गर्भवती स्त्री को यह सलाह देना चाहिए कि वह अपने दैनिक कार्य पहले की भांति करती रहे, परंतु भारी वजन उठाने से बचना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, ज़्यादा ये नहीं कि सोते रह गए, ये भी नहीं, जो भी आपका दैनिक कार्य है उसको करते रहना चाहिए, ठीक है। स्त्री को दिन में 2 से 3 घंटे सहित संपूर्ण दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना चाहिए। संपूर्ण दिन यानी दिन और रात दोनों को मिला करके बोल रहा है कि 10 घंटा, और दिन में कम से कम 2 से 3 घंटा जो है वो नींद लेना चाहिए और पूरे मिला के 10 घंटा आराम करना चाहिए, ठीक है।
स्त्री को यह भी बताना चाहिए कि यदि संभव हो तो सोते समय बाईं करवट का उपयोग करना चाहिए। स्त्री को आप लोग ये भी सलाह दीजिएगा कि सोए तो देखिए, सोए में तो पता नहीं चलता है किस करवट से, लेकिन उसको सलाह देना चाहिए कि बाईं करवट का ही ज़्यादा वो उपयोग करे, बाईं करवट से ही वो सोए, ठीक है। आगे देखते हैं आखिर स्वच्छता के बारे में हम लोग क्या उसको सलाह देंगे, हाइजीन मेंटेन कैसे करेगी, कैसे हम लोग बताएंगे, ठीक है। प्रतिदिन नहाना चाहिए, ये तो सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन उसको स्पेशली हम लोग बोलेंगे कपड़ा साफ पहनना चाहिए, बालों की नियमित सफाई करना चाहिए, नियमित ब्रश करना चाहिए, जनन अंगों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, कांख, जांघ एवं मूत्रधर क्षेत्र की विशेष सफाई करनी चाहिए। ये तो नीड सबको होती है, ठीक है, सबको ज़रूरत होती है, लेकिन गर्भवती महिला अगर आती है तो ये सारा कुछ उसको हम लोग बताएंगे विशेष रूप से, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कपड़े कैसे पहनना चाहिए, ठीक है। गर्भावस्था में स्वच्छ एवं ढीले कपड़े पहनना चाहिए, अधिक कसे हुए कपड़े से बचना चाहिए, ठीक है। कसे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, ढीला ढाला, ठीक है। ऊंची एड़ी यानी हाई हील वाला का बात कर रहे हैं, ऊंची एड़ी की युक्त जूते चप्पल पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान शरीर का संतुलन कम रहता है, ठीक है। एक तो वैसे ही शरीर का संतुलन कम रहता है, ऊपर से हाई हील का कोई भी जूता चप्पल अगर पहन लेंगे तो और शरीर का जो संतुलन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए हाई हील का सैंडल, जूता चप्पल कुछ भी नहीं पहनना चाहिए, फ्लैट पहनना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ जो है गर्भवती अगर महिला आती है तो ये सारा कुछ हम लोग को क्या करना है, बताना है उसको, ठीक है। अब स्तन की देखभाल वो कैसे करेगी, चलिए समझ में आ रहा है ना। देखिए इसमें कुछ जो है आप लोग को पता है, इसमें कुछ हार्ड बात नहीं है, बस एक बार रीडिंग कर लेना है। अब ज़्यादा बचा नहीं है, बस थोड़ा सा और बचा है, 1-2 पेज, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, नियमित रूप से स्तनों की सफाई करनी चाहिए। SBE फुल फॉर्म इसका क्या है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से क्या होता है, कैंसर ये सब या फिर गांठ जो बन गई है तो इसका पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग जो है ट्रेनिंग कर देंगे उसको, ठीक है, उसको बताएंगे कि कैसे करना है SBE, ठीक है। तो उसको क्या करना रहता है कि शीशे के आगे खड़े होकर और क्या करना रहता है कि हाथ जो है ऊपर करके और फिर ब्रेस्ट को जो है उसमें फील किया जाता है कि उसमें कोई जो है गांठ तो नहीं बन गया है या फिर कोई जो है कड़ापन महसूस नहीं हो रहा है। तो उसको इस तरह जो है करके उसको समझाएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। वो स्त्री खुद भी कर सकती है। स्तन में गांठ होने पर तुरंत जांच करवानी चाहिए और उसको बताएंगे कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है, गांठ जैसा फील हो रहा है, तो वो तुरंत यहाँ पे आए, इन्फॉर्म करे और अपना जांच करवाए, ठीक है। निप्पल पर ध्यान रखना चाहिए कि वो जो है ज़्यादा फटे नहीं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग उसको बताएंगे, समझाएंगे। और देखिए 7 नंबर आता है टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गर्भावस्था में टीकाकरण कैसे होता है, तो ये जो है पहले ही बता चुके हैं। जैसे कि देखिए गर्भावस्था के दौरान टेटनस के प्रति टीकाकरण करवाना चाहिए, यह निम्न प्रकार है। तो पहले का ये है इसलिए यहाँ पे TT लिखा है, लेकिन अभी TD हो गया है, ठीक है। टेटनस और डिप्थेरिया दोनों का अभी दिलाता है, TD का फुल फॉर्म भी बताए थे, तो TD अभी आ रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ बताए थे कि आखिर TD फर्स्ट कब लगता है, TD बूस्टर कब लगता है, TD सेकंड कब लगता है, ठीक है। ये सारा कुछ डोज ये पिछले ही क्लास में बता दिया गया है, ये सारा कुछ डोज के बारे में, तो ये जो है आप लोग को याद है, ठीक है। अब अगला हम लोग जानेंगे, अगला भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, माँ और बच्चों दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये भी सारा कुछ उसको हम लोग बताएंगे। तो देखिए ये 8 नंबर जो है वो है यौन संबंध के बारे में, उसको हम लोग क्या बताएंगे। गर्भावस्था में प्रथम एवं अंतिम तिमाही में यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। प्रथम एवं अंतिम, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रथम एवं अंतिम। तो
तिमाही आप लोगों को पता है कि तिमाही जो है वो 3 होता है, 1 2 3, ठीक है। तो प्रथम और अंतिम, तो अंतिम मतलब तीसरा हो गया, तो इसमें बचना चाहिए, ठीक है। ये 2 में नहीं करना चाहिए। एवं यदि गर्भपात या अपरिपक्व शिशु के जन्म की संभावना हो तो यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। उसको सलाह ये देना चाहिए कि यौन संबंध नहीं बनाए। स्पेशली कौन महिला जो कि पहले से उसका गर्भपात हो चुका है या फिर अपरिपक्व जो है बच्चा जन्म हुआ है, यानी कि इमेच्योर जो है, ठीक है, प्री मैच्योर जो है बेबी, यानी कि 37 वीक के पहले अगर उस बच्चा का जन्म हो गया है, ठीक है, उस बच्चा का नहीं, अभी जो गर्भवती है उसका नहीं, उसके पहले का, ठीक है, उसके पहले का अगर उसका गर्भपात हुआ हो यानी कि एबॉर्शन हुआ हो, या फिर उसका पहला जो बच्चा है पिछला अगर पहली बार अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उसके में तो ये दोनों केस नहीं होगा। लेकिन दूसरे में अगर हम लोग मान लीजिए कि उसका हिस्ट्री लिए हैं तो उसको उसी हिस्ट्री से पता चल जाएगा ना कि पहला बच्चा का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कि गर्भपात हुआ है कि नहीं, कि तो इससे पता चल जाएगा। तो ये अगर केस हम लोगों के सामने आता है तो उसको सलाह देंगे कि वो यौन संबंध नहीं बनाए, ठीक है। प्री मैच्योर बेबी किसको बोलते हैं? 37 वीक से पहले अगर बेबी का जन्म हो गया है तो उसको हम लोग यहाँ पे BA होगा यहाँ पे, ठीक है, BABY, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो उसको सलाह ये देंगे कि यौन संबंध नहीं बनाए। बाकी जो प्रथम गर्भावस्थी है उसको सेकंड जो ट्राइमेस्टर है उसमें बना सकती है, लेकिन पहला अंतिम में नहीं बना सकते। हालांकि उसको कोशिश करना चाहिए कि वो नहीं बनाए, ठीक है। अगला हम लोग बताएंगे व्यायाम के बारे में, कैसे व्यायाम करना है। चलिए अब ज़्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा सा ही बचा है। तो व्यायाम के बारे में यानी एक्सरसाइज के बारे में हम लोग क्या बताएंगे, कैसे वो एक्सरसाइज करेगी, ठीक है। तो देखिए गर्भावस्था में कुछ विशेष व्यायाम करने चाहिए। ये इसके निम्न लाभ है। कोई भी चीज़ अगर किसी को बता रहे तो उसका लाभ अगर बताएंगे ना तो वो ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देगी, ज़्यादा जो है उसका खिंचाव उस तरफ होगा और वो करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसको उसका लाभ बताएंगे कि आखिर व्यायाम करने से यानी एक्सरसाइज करने से उसको क्या लाभ होगा। तो फर्स्ट है हमारा गर्भावस्था के दौरान हुए परिवर्तनों के प्रति शरीर शीघ्रता से अनुकूल हो जाता है, ठीक है। गर्भावस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है, जैसे कि यूट्रस बढ़ जाता है, ठीक है, एब्डोमिनल भी बढ़ता है, हाइट यानी ऊंचाई, ये सारा कुछ जो बढ़ जाता है यानी जो परिवर्तन होता है तो वो बहुत ही जल्दी अपने स्थान पे फिर से आ जाता है, ठीक है, एक्सरसाइज करने से। ये चीज़ उसको बताएंगे। अगला क्या बताएंगे कि स्त्री स्वयं को अधिक स्वस्थ अनुभव करती है। वो एक्सरसाइज करेगी तो स्त्री जो है स्वस्थ ज़्यादा अनुभव करेगी। ये कोई भी करेगा तो वो स्वस्थ महसूस करेगा, ठीक है। मातृ एवं भ्रूण रक्त परिसंचरण सामान्य बना रहेगा। व्यायाम करने से जो रक्त परिसंचरण है वो अच्छा तरीका से होगा, उसको ये बताएंगे, ठीक है। PPH की रोकथाम होगी। PPH होने की बहुत कम संभावना होती है। PPH की फुल फॉर्म बताइए आप लोग, क्या होता है? बहुत बार बताया गया है। PPH की फुल फॉर्म बताइए। बहुत अच्छा, पोस्टपार्टम हेमोरेज, ठीक है। प्रसव के उपरांत जो ब्लीडिंग होती है तो उसको हम लोग PPH बोलते हैं, ठीक है। तो PPH जो है होने की बहुत कम संभावना रहती है व्यायाम करने से। तो ये सारी कुछ उसको हम लोग फ़ायदा के बारे में बताएंगे तो वो ज़रूर करेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, पेशियों में मजबूती आती है जिससे प्रसव आसानी से हो जाती है, ठीक है। पेशी क्या हो गया? पेशी यानी मसल्स मजबूत होगा जिससे कि आसानी होगा प्रसव में, ठीक है। ये सारा कुछ उसको हम लोग फ़ायदा बताएंगे। उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, वो कैसे करेगी एक्सरसाइज, ये सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे कि आखिर वो व्यायाम कैसे करेगी। तो एंटीनेटल एक्सरसाइज में निम्न सम्मिलित है। एंटीनेटल में क्या क्या एक्सरसाइज है तो ये हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या क्या एक्सरसाइज है। सबसे पहला है सीटिंग यानी बैठना। बैठने का तरीका भी होना चाहिए अच्छा, तो वो कैसे बैठेगी, ठीक है।
तो गर्भावस्था में स्त्री को एक नीची एवं आरामदायक कुर्सी का उपयोग करना चाहिए, जिससे पीठ एवं जांघ दोनों सहारा मिल सके। ठीक है, ऊंचे कुर्सी वाले नहीं बैठना चाहिए। नीचे कुर्सी वाली एक मिलता है अलग से चेयर, उसी पे बैठना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको आराम महसूस हो सके। बैठते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। बैठते समय क्या क्या बिंदु है कि किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, ये अब हम लोग जानेंगे कैसे बैठना चाहिए। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता चल गया, एक मिनट, कि हाँ कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, लेकिन किस तरीके से बैठना है ये अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम, चलिए हो गया। दोनों बटक्स पर समान वजन रखना चाहिए। टांगों को एक दूसरे पे चढ़ाकर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग जो है बैठने का तरीका होता है, जब चेयर पे बैठेंगे ना तो एक जो है पैर नीचे रहता है और दूसरा पैर जो है इसके ऐसे क्रॉस करके बैठते हैं, तो उस टाइप का नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, चेयर पर सीधा बैठना चाहिए और दोनों पैरों को अलग अलग करके और अच्छा से आराम से बैठना चाहिए और समान वजन में संतुलन बनाकर बैठना चाहिए। ठीक है, और चलना भी एक प्रकार का क्या है, व्यायाम है। ठीक है, तो देखिए यह सबसे सामान्य एवं प्राकृतिक व्यायाम है। यह प्रातःकाल में स्वच्छ हवा में करना चाहिए। उसको बोलेंगे हम लोग सुबह उठे और सुबह उठ करके चले यानी कि टहले यानी वॉक करे, जिससे कि उसको शुद्ध हवा भी मिल जाएगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्षैतिज व्यायाम, ट्रांसवर्स व्यायाम। तो ये क्या है भाई, इसके बारे में जानते हैं। आखिर ट्रांसवर्स व्यायाम जो है यानी ट्रांसवर्स एक्सरसाइज क्या है। इसमें स्त्री घुटनों एवं हथेलियों पर चौपाए समान अवस्था में बैठ जाती है एवं उदर के नाभि से निचले भाग को धीरे धीरे ऊपर की ओर श्वसन के साथ गति प्रदान करती है। देखिए ये जो है, जैसे कि अभी कोई छोटा बच्चा रहता है ना, चलना सीखता है तो वो दोनों हाथों और पैरों से चलता है, तो उस टाइप का वो हो जाएगी। उसके बाद जो है वो सांस जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर लेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेगी गति के साथ। तो इस टाइप का व्यायाम भी उसको बोलेंगे करने के लिए। आगे देखते हैं पेल्विक टाइटिंग। ये क्या है, इसको कैसे करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। देखिए यह व्यायाम आधे लेटे हुए किया जाता है। ठीक है, इसमें स्त्री के सिर के नीचे तकिया लगा दिया जाता है। ठीक है, स्त्री के सिर के नीचे क्या लगा देंगे, तकिया। उसके बाद घुटने मुड़े हुए एवं पैर जो है समतल धरातल पर होता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये स्त्री हो गई और ये इसका बॉडी हो गया। ठीक है, ये ऐसे सोई है और नीचे तकिया लगा हुआ है और पैर जो है ऐसे मुड़ा हुआ है, दोनों पैर ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा और ये नीचे का जो पैर है वो समतल होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का। उसके बाद स्त्री का एक हाथ पेट पर एवं एक पीठ के नीचे लगा रहना चाहिए। एक हाथ पेट पे और एक हाथ जो है पीठ के नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि व्यायाम में पेट एवं कूल्हों तक तन्य अवस्था में रखते हुए सांस लेना चाहिए। उसके बाद रिलैक्स मूड में वो हो जाएगी और उसके बाद वो धीरे धीरे सांस अपना लेते रहेगी। ये ऐसा एक व्यायाम हो जाएगा पेल्विक का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस व्यायाम में पेट एवं कूल्हों को तन्य अवस्था में रखते हुए सांस ली जाती है। तत्पश्चात 10 सेकेंड के लिए इस अवस्था में रुका जाता है, फिर सामान्य अवस्था में आ जाती है। गर्भावस्था के दौरान इस स्थिति में कभी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस स्थिति में रहना नहीं चाहिए, लेकिन 10-10 सेकेंड के लिए ऐसे एक एक्सरसाइज करना चाहिए और फिर सामान्य अवस्था में आ जाना चाहिए। ये आप लोग ये इसलिए बोल रहा है कि गर्भावस्था के दौरान इस स्थिति में कभी नहीं रहना चाहिए, ताकि ये कोई समझ ना ले कि हाँ ये तो व्यायाम है तो ऐसे रहना चाहिए। ऐसे रहा नहीं जाता है, लेकिन ये एक प्रकार का एक्सरसाइज है जो थोड़े समय के लिए किया जाता है, 10 सेकेंड के लिए। ठीक है।
10 सेकंड के लिए हम लोग को बस करना है और उसके बाद अपने सामान्य अवस्था में आ जाना है। तो देखिए ये रहा आप लोग का, ये बहुत एक इजी चैप्टर था जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास कोई भी गर्भवती स्त्री आती है प्रसव पूर्व, तो ये सारा कुछ उसका सवाल होता है और ये आप लोगों से पूछा भी जाता है कि कैसा डाइट लेना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज, ये सब कुछ जानकारी भी होना चाहिए। तो ये आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला वाला जो चैप्टर है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का क्लास ये आप लोग को कैसा लगा सब लोग बताइए। बहुत अच्छा लगा, आप सभी को थैंक यू। अब अगला क्लास जो है अगले दिन होगा। सब लोगों को गुड नाइट।